नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके, क्योंकि मैं लॉ से संबंधित वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे छोटे भाई बहनों की डिमांड पर है जो BA LLB और LLB कर रहे हैं पर क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और वो सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज लेक्चर चाहते हैं, जिससे उनको लॉ के पार्ट को समझने में आसानी हो और एग्जाम की अच्छी तैयारी कर पाएं। सबसे पहली सीरीज में मैं RTI एक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं महत्वपूर्ण तथ्यों विषयों को आसान भाषा में समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और चूंकि केस लॉ से संबंधित क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, इसलिए उन्हें भी इंक्लूड करते हुए चलूंगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेक्चर आपको उपलब्ध कराना है, किंतु दोस्तों ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। पर आने वाले टाइम पर मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप सभी को वीडियोस दे सकूं। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एक्ट नंबर 22 ऑफ 2005, यानी वर्ष 2005 में बनने वाला ये 22वां अधिनियम। यह अधिनियम यूपीए गवर्नमेंट में बना। 12 मई 2005 को इसका विधेयक पारित हुआ। 15 जून 2005 में इसे राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति प्राप्त हुई और 12 अक्टूबर 2005 में इसे लागू किया गया। इसमें कुल 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूची हैं। दोस्तों, अब हम इसके उद्देश्य पे चर्चा कर लेते हैं कि इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य लोक प्राधिकारी के कार्यकारण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण अधीन सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना था, जिससे सुशासन के लक्ष्यों को पाया जा सके। दोस्तों, इससे संबंधित 4 केस लॉ मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, जिसमें मैं एक एक पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है कमेटी ऑफ मैनेजमेंट इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स AIR 2009, इलाहाबाद 36। In this case, court says that Right to Information Act 2005 is to secure access to information under the control of public authorities। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना की पहुंच प्रदान करना है। अब सेकंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस जयंतीलाल एंड अदर्स 2016। इसमें क्या कहा गया है? The Honorable Supreme Court has declared in a plethora of cases that the most important value for the function of a healthy and well-informed democracy is transparency। यानी transparency is the most important value for function of a healthy and well-informed democracy। यानी स्वस्थ और भली भांति सूचित लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य ट्रांसपेरेंसी है। अब तीसरा देखते हैं, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ साइड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस एज कंटेन्ड इन आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। Thus, the right to information indisputably is a fundamental right। यानी सूचना का अधिकार भारत का संविधान 1950 के अनुच्छेद 19(1) क में यथा अंतर्विष्ट वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पक्ष है। इस प्रकार निस्संदेह सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब अगला है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस सैयद हुसैन अब्बास रिजवी एंड अदर्स 2012 SCC में क्या कहा गया है? इसमें इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि एम ऑफ द एक्ट इज दैट providing free access to information with the object of making governance more transparent and accountable। यानी इस अधिनियम का उद्देश्य शासन को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से सूचना की स्वतंत्र पहुंच प्रदान करना है। तो यह था उद्देश्य से संबंधित, जिसके बारे में केस लॉ हमने आपको दिया और बताया कि इसका उद्देश्य क्या था। अगर हम सरल भाषा में समझें तो इस अधिनियम को लाने के 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण था प्रशासन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्वपूर्ण सुशासन लाना, और दूसरा कारण था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सूचनात्मकता से जोड़ना।
यानी ये जो अधिनियम था, इसको लाने का हमारा उद्देश्य था कि हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकें, भ्रष्टाचार को कम कर सकें और एक आम इंसान द्वारा भी किसी लोक प्राधिकारी के अधीन सूचना को आसानी से प्राप्त कर सके, यानी वो अपने हक के बारे में जान सकता है। अब ये कितना सफल रहा ये तो आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अब आते हैं इसकी धाराओं पर। सबसे पहली धारा है संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। दोस्तों, जब यह अधिनियम बना तो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू था, लेकिन चूंकि अब धारा 370 हट चुकी है, इसलिए अब यह संपूर्ण भारत पर लागू है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं जो इस अधिनियम से संबंधित हैं। धारा 3, इस धारा में ही सूचना का अधिकार व्यक्ति को दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट धारा है कि इसी धारा में व्यक्ति को सूचना का अधिकार दिया गया। इसमें कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। अब एक चीज मैं यहां मेंशन करना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत आप किसी प्राधिकारी से उसके कार्य व उसके अधीन रहने वाली सूचना ही मांग सकते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सूचना नहीं मांग पाएंगे आप। अरविंद केजरीवाल वर्सेस केंद्रीय लोक सूचना आयोग AIR 2012 के मामले में यह कहा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 provides access to information held by or under control of public authorities and not in regard to information held by any private person, यानी यह एक्ट किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा धारित सूचना के संबंध में प्रावधान नहीं करता है। अब बिहार लोक सेवा आयोग वर्सेस सैयद हुसैन अब्बास रिजवी 2012 SCC में यह भी कहा गया, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ बेसिक एंड सेलिब्रेटेड फंडामेंटल बेसिक राइट बट इज नॉट अनकंट्रोल्ड, इट हैज इट्स लिमिटेशंस, यानी सूचना का अधिकार आधारभूत और सुसज्जित मौलिक अधिकार तो है, किंतु यह अनियंत्रित नहीं है, इसकी अपनी परिसीमाएं हैं। अब आते हैं धारा 4 पे। इसमें लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का प्रावधान है, यानी ओब्लाइजेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। धारा 5, इसमें सूचना अधिकारियों के पदनाम नियुक्त का प्रावधान है। अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग बनाम राज्य सूचना आयोग 2013 CLJ के अनुसार एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट 2005 द पब्लिक अथॉरिटीज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H एट द एक्ट alone can appoint its own public information officer under section 5 of the act, यानी धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार केवल अधिनियम की धारा 2J के अधीन यथा परिभाषित लोक प्राधिकारी ही अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्वयं लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। यह तो नियुक्त के संदर्भ में धारा 5 में कहा गया है। अब आते हैं धारा 6 में। यह धारा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि RTI की प्रथम सीढ़ी जिसके प्रावधानों के साथ सूचना के अधिकार का प्रयोग किया जाता है। हालांकि धारा 3 सूचना के अधिकार का प्रावधान करती है, किंतु धारा 6 के बिना संभव नहीं है कि सूचना प्राप्त हो सके, यानी इस धारा के अंतर्गत सूचना प्राप्ति का प्रोसेस बताया गया। एज पर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट any applicant can apply for getting information and such applications has to be disposed of as per section 7 of the act। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस गुजरात स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर्स AIR 2007 केस में कहा गया है। यानी कोई आवेदक सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे आवेदन को धारा 7 के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। तो अब देखते हैं धारा 7 क्या है। धारा 7 अनुरोध का निपटारा है, यानी डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, यानी आप अनुरोध का निपटारा कैसे करेंगे, यह धारा 7 में प्रावधानित किया गया है। धारा 6(1) के अंतर्गत मांगी गई सूचना को संबंधित प्राधिकारी द्वारा 30 दिन के अंदर प्रेषित करना होता है, किंतु यदि वह 30 दिन में या 48 दिन जैसी भी स्थिति हो नहीं प्रेषित करता है तो उसे सूचना देने से इंकार समझा जाएगा। यदि सूचना किसी के जीवन मृत्यु से संबंधित है तो उसको 48 घंटे के अंदर प्रदान करना होगा। प्रोसीजर बताता है, डिस्पोजल कैसे करना है यह बताया गया इसमें कि 30 दिन का समय होता है, 30 दिन के अंदर आपको प्रेषित करना है। अगर आप 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देते हैं तो इंकारी मानी जाएगी। अगर जीवन मृत्यु से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर आपको सूचना प्रदान करना होगा।
धारा 7 की उपधारा 5 प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है तो उसे सूचना के शुल्क से मुक्त रखा जाएगा, यानी उससे कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा, कोई शुल्क उसे नहीं देना है, उसे अपना केवल गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार धारा 6(1) में मांगी गई सूचना का धारा 7 के अनुसार डिस्पोजल किया जाएगा। ये बहुत समझने वाली बात है कि धारा 6 में के अंतर्गत प्रोसीजर है कि कैसे आपको सूचना मांगनी है और धारा 7 में कैसे उसका डिस्पोजल होगा, इस बात को बताया गया है। धारा 8 ये सूचना के प्रकट किए जाने से छूट के बारे में प्रावधान करती है, यानी कुछ चीजें ऐसी जिन्हें इससे छूट है, क्या है वो हम जानेंगे। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में सूचना आपको नहीं दी जाएगी। वो तथ्य कैसे हैं? पहला कि ऐसी सूचना जिसके प्रकट करने से देश की अखंडता, प्रभुता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या पड़ता है, तो ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिससे न्यायालय की अवमानना होगी, वो भी आपको नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिससे संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन हो, नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिससे देश के वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता की क्षति हो, नहीं दी जाएगी। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति का जीवन संकट में होता है, नहीं दी जाएगी। अपराधियों के अन्वेषण, अभियोजन की क्रिया में अड़चन आए, ऐसी भी कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडल के कागज जिसमें महत्वपूर्ण गोपनीय विचार विमर्श अभिलिखित होते हैं, नहीं दी जाएगी। किंतु एक निश्चित समय के बाद जब वो सबके सामने लाए जाएंगे तो उसकी सूचना आपको दी जा सकती है। इस प्रकार ऐसे तथ्यों को छोड़कर शेष को प्रकट किया जाएगा। अब आते हैं धारा 9 में। कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृत के आधार क्या होंगे, यानी ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस। धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त कॉपीराइट का उल्लंघन से संबंधित है। यानी कि जहां किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी और उस आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। धारा 10 कहती है, प्रावधान करती है, यदि कोई सूचना जिसे इस अधिनियम से छूट प्राप्त है किंतु पहुंच अभिलेख के किसी भाग को प्रकट किया जा सकता है, तो ऐसी सूचना छूट प्राप्त सूचना से पृथक की जा सकेगी। यानी कि कोई ऐसी सूचना जिसे इस अधिनियम से छूट प्राप्त है, ऐसी सूचना का अगर कोई पार्ट, कोई भाग प्रकट किया जा सकता है, तो ऐसी सूचना को छूट प्राप्त सूचना से पृथक कर दिया जाएगा। यह धारा 10 प्रावधान करती है। धारा 11 पर व्यक्ति सूचना यानी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में है। थर्ड पार्टी कौन है, इसको 2N धारा 2N में दर्शाया गया है, परिभाषित किया गया है। थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी, यानी पर व्यक्ति से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक प्राधिकारी भी है। इसको हम सरल भाषा में समझेंगे तो यह समझते हैं, मान लीजिए मैंने कोई सूचना मांगी है, किसी लोक प्राधिकारी से मांगी है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए मांगी है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में मांगी है, तो जो तीसरा व्यक्ति है, तृतीय पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वही पर व्यक्ति होगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो धारा 11 में 4 खंड हैं। पहला खंड कहता है कि यदि किसी सूचना अधिकारी को धारा 11 के अधीन कोई आवेदन मिलता है, कोई पर व्यक्ति आवेदन मिलता है, तो सूचना अधिकारी उस आवेदन की प्राप्ति के 5 दिवस के अंदर पर व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराएगा, यानी पर व्यक्ति को इनवाइट करेगा, बुलाएगा कि यह सूचना आपसे संबंधित है और मांगी गई है, वो बुलाएगा। खंड 2 कहता है कि उसको बुलाने के पश्चात 10 दिवस का उसे समय दिया जाएगा कि ये जो सूचना आपसे संबंधित है, मांगी गई है, इसको आप हमें उपलब्ध कराइए। तृतीय खंड में जब सूचना उपलब्ध हो जाएगी, जब सूचना लोक प्राधिकारी के पास आ जाएगी, तो वो देखेगा कि इसमें पर व्यक्ति का कितना हित है, सूचना मांगने वाले का कितना हित है और लोक हित कितना समावेशित है, और उसको लोकहित को सर्वोच्च स्थान देना है, यानी लोकहित को सबसे ऊपर रखना है और उसके अनुसार उसको निर्णय लेना है। अगर वो लोकहित में है तो उस सूचना को उसे दे देना चाहिए। अब उसने निर्णय ले लिया और सूचना दे दिया, तो खंड 4 धारा 11 का खंड 4 क्या कहता है कि यदि उस निर्णय से, लोक प्राधिकारी के उस निर्णय से पर व्यक्ति दुखी है या व्यथित है, तो वो धारा 19 के अंतर्गत अपील कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इस प्रकार से धारा 1 से धारा 11 तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को देखा, समझा।
अब हम अपने अगले वीडियो में यानी लेक्चर 2 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवीजन कीजिए और अगर कोई प्रश्न उद्देशिका या धारा 1 से 11 तक से संबंधित आपके माइंड में अभी भी है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब शीघ्र अतिशीघ्र देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।